पेरियार ललई सिंह। जे.एन. आदित्य ने एक जीवनी लिखी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाप्राण करमवीर पेरियार ललई सिंह। आइए जानते हैं पेरियार ललई सिंह के बारे में कुछ बुनियादी बातें, जिसका आधार मैंने इस किताब को बनाया है और कुछ मैंने इंटरनेट से जो सूचनाएं, और इंटरनेट पे आप एक सवाल और, पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में विकिपीडिया पेज खोजिए, कुछ नहीं मिलेगा। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के विकिपीडिया पेज पर कुछ नहीं मिलेगा। और आप जाके देखिए, गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार और सावरकर, सब पर विकिपीडिया भरा पड़ा है। और आज बहुजन तबका अपने नायकों पर विकिपीडिया पर एक पेज नहीं बना पाया। ये मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं खुद इस अपराध बोध में मैं शामिल हूं। और मैं इस सामाजिक न्याय की पाठशाला के जरिए आपसे भी एक आग्रह करता हूं, अगर आप बहुजन तबके के हैं तब तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि हिरणों का इतिहास शिकारी नहीं लिखेंगे। अगर लिखना होता तो गांधी जाति का उच्छेद लिखते, अंबेडकर न लिखते, गुलामगिरी फूले न लिखते। देखिए, जो दर्द है ना जिसका, वो ज्यादा मुकम्मल समझ सकता है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को कम से कम विकिपीडिया पेज, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ललई यादव पर एक विकिपीडिया पेज तो मुकम्मल बने। और फिर उस पर सुनिए एक कोटेशन ललई यादव का। बलिदान सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, पादप मतलब पौधे, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। और इस पूरे तेवर के साथ जो शख्सियत उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है, और जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद यह घोषणा की कि मैं अपने नाम के आगे से यादव हटाता हूं, इसलिए मैं भी अपने संबोधन में मैंने यादव शब्द का जिक्र केवल इसलिए किया कि पेरियार ललई सिंह के बारे में सबसे पहले मैं उनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ने की बजाय मैं वह पढ़ना चाहूंगा कि जिस तबके के बीच से आते थे पेरियार ललई, उन्होंने पिछड़े तबके यानी अपने तबके यादव तबके के लिए और पिछड़े समुदाय के लिए क्या लिखा है। कुछ कोटेशन पढ़ूंगा और तब यह बात कहूंगा कि उन्होंने अपने नाम के आगे से यादव हटाया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और किस्सा यह है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाह रहे थे, उसी समय खुद पेरियार ललई यादव वहां पर जाकर के उनके साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो वहां नहीं जा पाए और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। पिछड़े तबके के लिए पेरियार ललई क्या लिखते हैं? शर्म आनी चाहिए उन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो अपना काम धंधा छोड़कर बहुमूल्य समय नष्ट करते हुए 20-20 दिनों तक अपने कंधों पर कांवड़ लादे पैदल गली गली में बम भोले की आवाज लगाने वालों से लेकर ब्रिज की लट्ठमार होली में सम्मिलित होने वाला समाज कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता। अगर यही कीमती समय अपने काम धंधे में लगाएं और साहित्य के अध्ययन में लगाएं तो शीघ्र ही स्वयं नव उन्नति की ओर बढ़ेगा और अपने दबे कुचले समाज को जागृत करने में भी कामयाबी मिलेगी। पिछड़े तबके के लोगों को पेरियार ललई क्या लिखते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। बहुजन हिताय पेरियार ललई सिंह यादव और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु दोनों पेरियार, जो दक्षिण भारत के पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इनसे बहुत प्रभावित थे। सच्ची रामायण का अनुवाद पेरियार ललई ने किया और बाकी 3 बड़ी पुस्तिकाओं का अनुवाद पेरियार की चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने किया। इसलिए, और दोनों बहुजन यूनिटी की बात करते थे, दोनों का संकल्पना एक मुकम्मल मुल्क बनाने की, बहुजन यूनिटी मतलब समझते हैं ना, 85% से 90% भारत, जिसकी बात आइडिया ऑफ इंडिया में शायद कहीं खो गई है। जाति पर बात करने वालों को जातिवादी कहा जाएगा। इसलिए आज जरूरत है, अगर हम वाकई एक आइडिया ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं तो पेरियार ललई की सच्ची रामायण घर घर पढ़िए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पीडीएफ है सच्ची रामायण, जो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, और जिस रामायण सच्ची रामायण के लिखने के 1 साल के भीतर कोर्ट में मुकदमा होता है, और उसका जिक्र मैं कर ही दूं, और उस मुकदमे के बाद इनको कोर्ट में 1968 में ललई ने
द रामायणा ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण के नाम से किया। छपते ही इसने उत्तर भारत में धूम मचाई, लेकिन साल भर के अंदर इतना विरोध ब्राह्मणवादी लोगों का हुआ कि इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया और उसके बाद मामला हाईकोर्ट गया। वहां एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की और 19 जनवरी 1971 को जस्टिस ए कीर्ति ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए और यह कहा कि इसको जो 300 रुपए इनके इस मुकदमे में खर्च हुआ है वह 300 रुपया पेरियार ललई को वापस किया जाए और इनके इस किताब से जो बैन था वो हटाया गया। और फिर पूरे उत्तर भारत में पेरियार ललई बेहद लोकप्रिय होते हैं और सच्ची रामायण पढ़ी जाती है। बाद में फिर उस पर बैन लगा और तमाम दिक्कतें वो हो गई। तो मैं जो बात कर रहा था वो पूरा कर लूं कि पेरियार को उत्तर भारत में, और आज भी कह रहा हूं, उत्तर भारत को एक पेरियार की जरूरत है। ओबीसी की राजनीति सत्ता तक आ गई, लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा और तमाम लोगों का था, वो कहीं खो गया है। आज जब संघी दक्षिण पंथ हमारे ऊपर चौतरफा हमला कर रहा है, आज तो हम शायद फिर अंबेडकर और पेरियार के दौर में जा रहे हैं जहां हमारे ऊपर सीधे लिंचिंग हो रही है। हमें शायद पेरियार काम आएंगे और उसमें भी ओबीसी तबका। सुनिए, ओबीसी तबके के लोगों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूवमेंट, उस विचारधारा से जुड़ जाइए और साहित्य का गहन अध्ययन स्वयं और बच्चों को कराइए और मनुवाद के चंगल से छूटकर स्त्रियों और पुरुषों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक संघर्ष करके दिलाइए। पिछड़ा वर्ग हिंदू धर्म को बढ़ावा और चलाने वाला पिछलग्गू समाज है। अभी मेरे पास यही किताब है और मैं फिर से कह रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर मुकम्मल किताबें आएंगी तो मेरी दिलचस्पी इन बातों को और विस्तार में पढ़ने में होगी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में अन्य वर्गों की अपेक्षा पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है तथा ये काफी संपन्न भी हैं। यदि पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मानसिकता दास्ता को छोड़ दें तो अन्य वर्गों को वो पीछे छोड़ सकते हैं। यही वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग पाखंडवाद अंधविश्वास में पूर्ण रूप से अपनी आस्था श्रद्धा रखने वाला समाज है जो आगे चलने की बजाय उल्टा पीछे की तरफ जा रहा है। पेरियार ललई कह रहे हैं। और आज हम खुद को क्षत्रिय वंशज, कृष्ण वंशज, शूद्र कहने में हम अपने को दिक्कत तलब कहते हैं। अरे गुलामगिरी पढ़िए, क्षत्रिय का अर्थ क्षेत्रीय। मैं अभी कोट करता हूं और इसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगा पेरियार ललई के इस बात को जो हमारे उस क्षत्रिय होने के भ्रम को तोड़ेगी। पिछड़े वर्ग के वीर वीरांगनाओं के बारे में इन्होंने कहा कि बुद्ध खुद पिछड़े वर्ग की शाक्य जाति जिन्हें ब्राह्मणवादी कहते हैं कि वो गलत थे, उनको क्षत्रिय बनाना गलत है। वो कहते हैं क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी क्षेत्रीय का मतलब होता है खेत का मालिक। यानी ये सब किसान कामगार जातियां हैं, किसान कामगार जातियां जिन्हें क्षत्रिय। और आज आप सारे ओबीसी खुद को क्षत्रिय मान रहे हैं। भले दिक्कत होगी, हमारी जिम्मेदारी थी ना पेरियार ललई को, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को, खुद ही रामास्वामी पेरियार, फूले, रामस्वरूप वर्मा को घर घर ले जाने की। इस कोटेशन को घर घर ले जाइए। क्षत्रिय यानी क्षेत्रीय यानी खेत का मालिक, खेत के स्वामी। और किसान क्षेत्रीय का अपभ्रंश हो गया। और इसी किसान जातियों में पेरियार ललई किनका किनका जिक्र करते हैं, मैं केवल नाम ले रहा हूं। इन्होंने महामना ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, और उसके बाद कहते हैं ये लोग फूले यानी फूल माली जाति के थे। शाहू जी महाराज जो कुर्मी जाति से थे, उनका विस्तार में लिखते हैं पेरियार ललई। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज के थे। बाबा गाडगे महाराज जो धोबी समाज के थे, और जो बाबा गाडगे जो अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े को लेकर के चकत्ती बना करके पहनते थे। तो उनसे लोग पूछते थे बाबा गाडगे से कि ये आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो वो कहते हैं ब्राह्मणवाद के चलते मेरा समाज तितर बितर हो गया है, मुझे इस पूरे समाज को जोड़ना है और ये कपड़ा मेरा जोड़ने का प्रतीक है। कितने बहुजन इसको जान पाए भाई? ये अब तो वक्त है पढ़ने और पढ़ाने का।
ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जो चरवाहा जाति के थे, वीरांगना पन्नादाई का जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने नाई समाज के पूरे योद्धाओं का जिक्र किया है। अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें वो कहते हैं भेड़ बकरियों का पालन करने वाली जाति से आती थी। फूलन देवी मल्लाह जाति की आती थी, और फूलन देवी सबसे ज्यादा हिकारत से देखी जाने वाली नायिका थी। पेरियार ललई लगातार इस बात को उठाते हैं। रामस्वरूप वर्मा की बात करते हैं, अर्जक संघ की बात करते हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात करते हैं, और नारों की बात करते हैं। 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता संसाधन के बराबर के वितरण की लड़ाई है। इसलिए यह आधुनिक मार्क्सवाद है और भारत को मुकम्मल बनाने का असली विचार है। इसलिए पेरियार ललई सिंह यादव पर बात करनी चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने ये बातें कही। और एक बात, राम की बात जब करते हैं, सच्ची रामायण की बात करते हैं, जो तेवर दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का था, तो रावण की पूजा करते हैं। पेरियार के बारे में इसी सामाजिक न्याय की पाठशाला में मैंने पहले आपको जिक्र किया है। पेरियार काला कपड़ा पहनते थे उस दौर में, जिस दौर में गांधी का प्रभाव था। स्वराज की हिमायती लोग सफेद कपड़ा पहनते थे। ईवी रामास्वामी पेरियार काला कपड़ा पहनते थे, और वो ये कहते थे कि यह जो मुल्क है ये यहां के निवासियों का है, और ये जो राक्षस जिन्हें आपने कहा, आपने यहां के निवासियों का अपमान किया और ब्राह्मणवादी नायकों को थोपा है। राम का पुतला फूंकने का काम करते थे। यह तेवर था ईवी रामास्वामी पेरियार का, और वही तेवर उत्तर भारत का पेरियार कहे जाने वाले ललई जी में था। भारत सरकार से अनुरोध है, ललई लिखते हैं, भारतीय संविधान के विरुद्ध साहित्य का प्रचार, प्रकाशन और बलिवध व रावणवध जैसी राष्ट्रीय एकता रामलीला को तुरंत बंद किया जाए। आज तो रामायण कोरोना काल में घर घर पहुंचाया जा रहा है। काश अगर हम लोग ईवी रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले से लेकर के पेरियार ललई तक के लोगों को पढ़े होते और अपने पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच पढ़ाए होते, तो हमारे तबके के लोग कांवड़ होने, मंदिर मंदिर आरती करने, सत्यनारायण भगवान की कथा कहने, और आज कोरोना काल में रामायण और महाभारत देख करके लालोट होने के बाद नहीं आते। क्या लिखते हैं? राम को कातिल लगते हैं। यदि गांव गांव गली मोहल्ले में भी नारी अपहरण का मामला संयोगवश हो जाता है, तो समझदार लोग ऐसी घटनाओं को ढकने का प्रयास करते हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया और सीता के साथ बदसलूकी की मात्र एक बार ही, तो क्या इस घटना को ढका नहीं जा सकता था? किंतु शासक जाति के लोग तो प्रतिवर्ष एक ब्राह्मण राजा द्वारा एक क्षत्रिय विवाहिता का अपहरण रामलीलाओं में करवाते हैं और सीता के साथ बदसलूकी का खुला प्रदर्शन करते हैं। फिर भी क्षत्रियों का खून नहीं खोलता, बल्कि गर्व महसूस होता है। इसलिए भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि इस रामलीला को शीघ्र, अतिशीघ्र समाप्त कर देने का फैसला करना चाहिए। आज हम लोग कैसे उस तरह के 50 साल पहले के डिस्कोर्स में फंसते जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है और हम एक नया पुराना डिस्कोर्स, हमें एक इक्वलिटी की बात करनी होगी। पिछड़ा वर्ग न जाने मर्म, पिछड़े वर्ग को फिर से संबोधित कर रहे हैं, और इस लेख को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, फिर एक ही वर्ग बचता है, शूद्र। पिछड़े वर्ग के लोगों गंभीरता से इस बात को सोचिए। अगर आप ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, फिर एक ही वर्ग बचता है, शूद्र। ये पेरियार ललई सिंह यादव लिख रहे हैं। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग है, किंतु हैरत की बात है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अपने को शूद्र मानता ही नहीं। वह अनुसूचित जातियों को शूद्र मानता है, जबकि अनुसूचित जातियां वर्णवाह्य है। धर्म ग्रंथ इन्हें अंत्यज भी कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ अनुसूचित जातियां अपने को शूद्र मान बैठी। एक डिलेमा है। मैं इस सामाजिक न्याय की पाठशाला से जुड़े हर एक शख्स को कहता हूं, अगर आप ओबीसी समाज के हैं ना, एक बार पढ़िए मित्र, अपने इस पूरे ग्रंथ को पढ़िए। आप शिव की पूजा में लगे हुए, आप मंदिर जा रहे हैं, मंगलवार व्रत रहते हैं, आप कृष्ण की उपासना कर रहे हैं,
भाई 50 साल पहले की जो पीढ़ी है, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको हम नहीं बदल सकते, नई पीढ़ी तो कम से कम अपना इतिहास जाने। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, 24 अप्रैल 1948 को बाबा साहब अंबेडकर बेगम हजरत महल पार्क में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा को संबोधित करने वाले थे। अन्य पिछड़े वर्ग के नेता चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु आदि उनसे मिलने गए और उनसे सवाल किया कि अन्य पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए आप क्या करेंगे। और इस घटना का जिक्र चमचा युग में भी है, मान्यवर कांशीराम के, इसको पढ़िएगा। जो ओबीसी वर्सेस दलित हो गया है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि एकजुट करने की। अंबेडकर, कांशीराम, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार, लोहिया सब एक बात कह रहे थे, और वो एक एका है, वैचारिक एका है। डॉक्टर अंबेडकर ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग के नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एक मंच पर आ जाएं, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री इनके जूते का फीता बांधने में, खोलने में गर्व करेंगे। कर छोड़ देते हैं, चलिए एक अतिवाद है, उस समय की बात कही होगी, लेकिन आज तो ये जरूरत थी ना कि आज आप हिंदू धर्म की मानसिक गुलामी सबसे ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग कर रहा है। ये चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी, इसलिए इसकी दिक्कत सामने आई। कुछ तथ्यों के साथ पेरियार ललई सिंह यादव पर बात और करूं। इनका जन्म कानपुर के झींझक में हुआ था, कठारा गांव में। पिता गज्जू सिंह आर्य सामाजिक प्रभाव थे, जनेऊ पहनते थे, और एक बार उनका जनेऊ किसी ने तोड़ दिया तो वो चौराहे पर खड़े होकर के फिर से गए और कहे कि ऐसे कैसे। पिछड़े वर्ग के भीतर एक तेवर है कि वो लड़ सकता है, इसीलिए ओबीसी का आरक्षण, पिछड़े वर्ग का आरक्षण कभी ब्राह्मण और सवर्ण समाज, प्रगतिशील समाज ने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि किसान कामगार जातियां थी, इनके पास कुछ संसाधन है, सामाजिक रूप से एक सांस्कृतिक अतीत है थोड़ा, लेकिन हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि जाति के नाम पर श्रमजीवी, श्रमशील कामगार जातियां उपेक्षित कर दी गई थी। इसलिए उस समय जिस पृष्ठभूमि में आते हैं ललई सिंह, 1933 में वो ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही के तौर पर भर्ती होते हैं और वहां भी जाके विद्रोह की बात करते हैं और कांग्रेस के स्वराज आंदोलन का समर्थन करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत में वो जुर्म था, 2 साल के लिए बर्खास्त किए जाते हैं और फिर अपील की और फिर बहाल होते हैं। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ये नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की, पेरियार ललई ने, और उसकी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनते हैं। पुलिस कर्मियों की समस्याओं को उठाते हैं, उच्च अधिकारियों से लड़ते हैं। अमेरिका में लाला हरदयाल के नेतृत्व में जब गदर पार्टी बनी और उन्होंने किताब लिखी थी सोल्जर ऑफ द वॉर, तो हिंदी में ललई सिंह ने उसी तर्ज पर 1946 में किताब लिखी सिपाही की तबाही, और जिसमें जो टाइप करके वो बांटते थे वो प्रकाशित नहीं हुई, और फिर अंग्रेजों को पता चला, उन्होंने उस किताब को जब्त कर लिया। सिपाही की तबाही वार्तालाप शैली में है, और यह कहा जाता है कि जैसे ज्योतिबा फूले ने किसान का कोड़ा लिखा, अछूतों की कैफियत लिखी, उस दर्जे की किताब थी। 29 मार्च 1947 को फिर से पुलिस महकमे में विद्रोहों के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और 5 साल के लिए सश्रम कारावास हुआ। 9 महीने तक जेल में रहे, और जब भारत आजाद हुआ तो ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। 1950 में सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के ग्वालियर से अपने गांव झींझक आ गए और वहीं आजीवन रहे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय बनाया, उस अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया जिसका नाम रखा सस्ता प्रेस। नाटक लिखने की जो कला थी उसको देखा जा सकता है कि उन्होंने 5 नाटक लिखे पेरियार ललई ने, अंगुली माल नाटक, शंभूक वध, संत माया बलिदान, एकलव्य और नाग यज्ञ नाटक। संत माया बलिदान सबसे पहले स्वामी अछूतानंद ने 1926 में लिखा था, जो अनुपलब्ध था। ललई जी ने उसे लिख करके फिर से प्रकाशित करवाया। गद्य में 3 किताबें बहुत महत्वपूर्ण मिलती हैं पेरियार ललई की, शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें पेरियार ललई की मिलती हैं। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक रॉकेट मतलब छोटे छोटे लेख लिखे और हिंदू नायकों, हिंदू संस्कृति का बहुत कड़े तार्किक तेवर में मुखालफत की, और हिंदी साहित्य में जो तेवर लगभग नजरअंदाज था और उस तेवर को किस तरह से वो सामने लाते हैं।
1967 में पेरियार रामास्वामी नायकर, दक्षिण भारत के पेरियार के एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में लखनऊ आए थे और फिर उसमें चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के साथ इनकी मुलाकात होती है और फिर सच्ची रामायण का अनुवाद करते हैं। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, द रामायणा अ ट्रू रीडिंग में पेरियार रामास्वामी नायकर ने संदर्भ नहीं दिए थे, तो ललई यादव ने एक अलग किताब लिखी, सच्ची रामायण की चाबी, जिसमें संदर्भों और साक्ष्यों के हवाले से सच्ची रामायण को समझने की बात कही गई। उसके बाद 24 दिसंबर 1973 को पेरियार की मृत्यु के बाद एक शोक सभा होती। बहुत दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूं कि इनको क्यों पेरियार कहा गया, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 14 दिसंबर 1973 को जब पेरियार की दक्षिण भारत में मृत्यु होती है और एक विशाल सभा बुलाई गई और ललई जी को भाषण देने के लिए वहां बुलाया गया। परिनिर्वाण प्राप्त पेरियार की श्रद्धांजलि सभा में दिए भाषण पर दक्षिण भारतीय मुग्ध हो गए। उनकी श्रद्धांजलि सभा में उनके भाषण की समाप्ति पर यह नारे लगाए गए, अब अगला हमारा पेरियार ललई सिंह। पेरियार रामास्वामी नायकर का दूसरा नाम पेरियार ललई सिंह, और इस तरह एक स्लोगन, यानी कोई एक व्यक्ति या खुद ही अपना नाम नहीं रख लिया, आम आवाम से मिला तमगा है पेरियार का। ये तमगा मिला तेवर और वैचारिकी के नाते, ये तमगा मिला अपनी रेडिकल रेशनल थिंकिंग के नाते, और हमने उन्हें अपने पूरे दृष्टिकोण से लगभग नजरअंदाज कर दिया। इसलिए मेरा आप सभी से ये कहना है कि अगर पेरियार रामास्वामी नायकर को हम नहीं पढ़ पाए, अगर हम फूले पेरियार को नहीं पढ़ पाए, हम पिछड़े तबके के लोग हैं और हम अगर इस तरह की चीजों को नहीं पढ़ पाए तो क्या करेंगे। कमल भारती के सिद्धार्थ जी का लेख है, उससे मैं कोटेशन के साथ 7 फरवरी 1993 को पेरियार ललई सिंह का निधन होता है। इस कोटेशन के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। उनके नाटकों और साहित्य में उनके योगदान के बारे में कमल भारती लिखते हैं कि यह साहित्य हिंदी साहित्य के समानांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था, जिसने हिंदू नायकों और हिंदू संस्कृति पर दलित वर्गों की सोच को बदल दिया था। यह नया विमर्श था जिसका हिंदी साहित्य में अभाव था। ललई सिंह इस साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा की, उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिकी का नव जागरण किया। और आपसे जाते जाते यही आग्रह, आपके जहन में जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हमारे अकादमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर के बौद्धिक समाज के बीच में जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो अधूरा है। और ब्राह्मणवादी इतिहास लेखन के चलते दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाजों के भीतर नाहक एक अंतर विरोध खड़ा किया गया। बेशक उसका सामाजिक आधार हो सकता है कि जमीन की लड़ाई कुछ ओबीसी तबके में और दलित तबके में हो सकती है, राजनीति की लड़ाई हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक लड़ाई असंभव है। और वह लड़ाई केवल इसलिए सफल है क्योंकि हमारी अज्ञानता का फायदा कुछ चंद नए नए ब्राह्मणवादी उठा रहे हैं। नए नए आलोचक बनते हैं, नए नए पाठक बनते हैं, और वो खुलेआम फेसबुक पर लिख देते हैं, प्रोफेसर है और खुलेआम लिख देते हैं कि दलितों का शोषण सबसे ज्यादा ओबीसी ने किया। शायद मैं जो समझ पा रहा हूं वो उनकी दो तरफा साजिश है कि हम कांशीराम अंबेडकर के साथ ईवी रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ ललई यादव और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को कहीं एकजुट करके वह मुकम्मल बहुजन वैचारिकी न खड़ा कर दें जो ब्राह्मणवाद को ध्वस्त कर दे। इसलिए पढ़े लिखे तबके को और खास तौर पे ओबीसी तबके को बार बार मेरा अनुरोध है, पेरियार ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, मान्यवर कांशीराम की चमचा योग, गुलामगिरी, ईवी रामास्वामी पेरियार, लोहिया, हिंदू बनाम हिंदू पढ़िए, ब्राह्मणवाद से लड़िए, वरना आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। जाते जाते वही कोटेशन पेरियार ललई का, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए।
विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, नकाटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। तो सामाजिक न्याय की पाठशाला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सामाजिक न्याय की पाठशाला के अगले हिस्से के साथ आपके साथ फिर साझा करूंगा और अपने इस आज के वक्तव्य के लिए कमल भारती जी के उस संग्रह जो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ग्रंथावली का आधार मैंने लिया है। पेरियार ललई के लिए मैंने एक पतली सी किताब और कुछ इंटरनेट की बातें ली हैं और मैं फिर से अपने मित्र और एक उज्जवल भविष्य के सुधार्थी धर्मवीर को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा जो पेरियार ललई पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो ग्रंथ आने वाला है। घर घर चमचा युग, हिंदू बनाम हिंदू, गुलामगिरी, जाति का उन्मूलन और ललई सिंह यादव और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, इन सबको पहुंचा दीजिए। लड़ाई अपने आप पीढ़ियां लड़ लेंगी। अगर हम यह न देने में सफल रहे तो ब्राह्मणवाद जीतेगा और हमारे आंखों के सामने इन सारे बहुजन नायकों की अथक मेहनत ध्वस्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे सामाजिक न्याय की पाठशाला में।